स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या लिखना होता है? कोई भी चीज़ का अगर वर्किंग लिखने के लिए आता है, एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? उसका इंट्रोडक्शन मेंशन करते हैं, जैसे कि हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में भी किया था। अब हमें किसकी वर्किंग पढ़नी है? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उनके क्या बताना पड़ेगा? उनके मेन पॉइंट्स या मेन फीचर्स बताने पड़ेंगे। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में आपको किस किस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा? 2 चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। First, you have to define what is diesel engine, and second, you have to define 4-stroke engine. जब हम डीजल इंजन को डिफाइन करते हैं तो डीजल इंजन को कैसे डिफाइन करेंगे? इंजन क्या होता है? विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पे इंजन के साथ कौन सा फ्यूल छूट गया है? डीजल। इट मीन्स अ इंजन विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ अ डीजल इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज अ डीजल इंजन। क्या होता है डीजल इंजन? बेटा आंसर करना पड़ेगा, अगर आंसर नहीं करोगे तो फिर मैं क्लास भी नहीं लूँगी। मैं भी बस पीपीटी शो कर दूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी। कोई है भी कि नहीं? अटेंड कर रहे हो क्लास? यस मैम। एक्सप्लेन हो रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या होता है डीजल इंजन? डीजल इंजन क्या होता है? एक्सप्लेन करो। मैम which converts chemical energy into mechanical energy. Which chemical energy? Chemical energy of a diesel. Diesel. इज नोन एज अ डीजल इंजन। और अगर डीजल इंजन होता है तो इनलेट वाल्व से क्या कनेक्ट होगा? आपका एयर फिल्टर, क्योंकि डीजल इंजन में सिर्फ क्या अंदर जाती है? एयर अंदर जाती है, और जो कि फिल्टर्ड एयर होती है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। इसके अगर डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ जाएंगे, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, तो सिस्टम को रस्ट करेंगे और उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी लॉस होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हैं? फिल्टर करके सिलेंडर के अंदर भेजते हैं, और जो कि एयर फिल्टर कनेक्टेड किससे होता है? आपके इनलेट वॉल से कनेक्टेड होता है, और जो कि क्या सप्लाई करता है? ओनली एयर को सप्लाई करता है। अब जब एयर इनलेट हो रही है तो फ्यूल के सप्लाई के लिए कोई ना कोई डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। तो फ्यूल के सप्लाई के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? आपका फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर इज यूज टू सप्लाई ऑफ फ्यूल। और यही जो इंजेक्टर होता है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, उसी की वजह से आपको इग्निशन होता है, और जिसको कहा जाता है कंप्रेशन इग्निशन। इसी वजह से इस इंजन को नाम दिया गया है सीआई इंजन। सीआई इंजन रिप्रेजेंट करता है किसको? कंप्रेशन इग्निशन को। वर्किंग में समझ में आएगा कि क्यों हम इसको कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। ये किस साइकिल पे वर्क करता है? ये डीजल साइकिल पे वर्क करता है। इतनी सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके डीजल इंजन को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद आपका आता है 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक को कैसे डिफाइन करते हैं? इन विच पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट, कितने टाइम्स रेसिप्रोकेट करेगा? 4 टाइम्स, एंड कंप्लीट 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। क्योंकि अगर इंटरनल कंबशन इंजन है तो वो 4 प्रोसेस को कंप्लीट करता है इन अ सीक्वेंस फॉर्म। और वो प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? आपके सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। अगर इंटरनल कंबशन इंजन होगा तो वो इसी सीक्वेंस में सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करेगा। तो इन प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए पिस्टन को कितने रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने पड़ेंगे? 4 टाइम्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन करना पड़ेगा। 4 टाइम रेसिप्रोकेटिंग का मतलब है 2 टाइम्स डाउनवर्ड मोशन और 2 टाइम्स आपका अपवर्ड मोशन। तो ये आपका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ अ पिस्टन, जिससे कि आपका क्रैंक कितनी बार रोटेट होता है? क्रैंक 2 टाइम्स रोटेट होता है, क्योंकि क्रैंक का जो रिवॉल्यूशन होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका टीडीसी टू बीडीसी, और एक मोशन होता है बीडीसी टू टीडीसी। इट मीन्स पिस्टन आपका जब टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक होता है, जब बीडीसी से टीडीसी पर जाएगा तो हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक होगा। और ये पूरा मोशन करके जब पिस्टन का 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो जाता है तो क्रैंक कितना रोटेट हो जाता है? आपका 1 टाइम। जब पिस्टन आपका 4 टाइम रेसिप्रोकेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रैंक के कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे? आपके 2 रिवॉल्यूशन। तो 4 स्ट्रोक इंजन इन विच पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट 4 टाइम्स एंड कैन रोटेट 2 टाइम्स एंड जनरेट 1 पावर। तो इसको हम कहते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको किसके अंदर लिखने पड़ेंगे? इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करने पड़ेंगे। तो क्लियर है सबको कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जिसमें डीजल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें इनलेट वॉल्व से एयर फिल्टर लगा होता है। फ्यूल सप्लाई के लिए आपको फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ किया जाता है।
फिर इस इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, क्योंकि फ्यूल की बर्निंग कंप्रेशन के थ्रू होती है। जिस साइकिल पे ये वर्क करता है वो डीजल साइकिल होती है। इसमें पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग 4 टाइम्स मोशन करता है, जिससे क्रैंक 2 टाइम्स रोटेट होता है और आपकी एक पावर जनरेट होती है। इन सारे पॉइंट्स को आपको किस में लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ वाइज मेंशन करना पड़ेगा। इतने में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। आगे बढ़ूं? फिर हम आते हैं वर्किंग। वर्किंग अगर डीजल इंजन की है या कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन की है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, 2 स्ट्रोक हो, 4 स्ट्रोक हो, उसमें ये 4 प्रोसेस इसी सीक्वेंस फॉर्म में कंप्लीट होती है। सबसे पहले प्रोसेस सक्शन, सेकंड प्रोसेस कंप्रेशन, फिर एक्सपांशन, फिर एग्जॉस्ट। इसके अलावा कोई भी इनमें प्रोसेस में कोई चेंज या सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम सक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, तो सक्शन में क्या होता है, आपका पिस्टन कहाँ पर होता है, क्योंकि हम 4 स्ट्रोक की वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग पढ़ रहे हैं, तो हमेशा 4 स्ट्रोक की वर्किंग स्टार्ट होती है कहाँ से, टीडीसी से। जिसने भी पेट्रोल इंजन की वर्किंग पढ़ी होगी उसको एक्सप्लेन होगा कि पेट्रोल इंजन की वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होती थी, टीडीसी से। तो यहाँ पे भी 4 स्ट्रोक इंजन है, तो 4 स्ट्रोक की वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी इस टीडीसी से स्टार्ट होती है। जब टीडीसी से हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो आपका जो ये इनलेट वाल्व होता है वो क्या होता है, आपका ओपन, जबकि एग्जॉस्ट वाल्व को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्लोज लिखते हैं। पिस्टन की पोजीशन को कहाँ शो करते हैं, टीडीसी पर। तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सक्शन प्रोसेस को मेंशन करते हैं। सक्शन प्रोसेस इन विच इनलेट वाल्व इज ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज एंड पिस्टन इज एट टीडीसी। जैसे ही एयर फिल्टर आपकी फिल्टर्ड एयर को प्रेशराइज करता है सिलेंडर के अंदर इनलेट वाल्व के थ्रू, देन पिस्टन के ऊपर से क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपका पिस्टन कहाँ मूव करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इट मीन्स वो मूव करता है टीडीसी से कहाँ पर, बीडीसी की तरफ। और जब बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है तो जो एयर की सप्लाई होती है इनलेट वाल्व के थ्रू, वो पूरे के पूरे सिलेंडर में क्या आ जाती है, अंदर की तरफ सप्लाई हो जाती है। इट मीन्स सक्शन प्रोसेस इन विच सिलेंडर के अंदर आप क्या सप्लाई करते हो, और ओनली एटमॉस्फेरिक एयर को सप्लाई करते हो। इतना सबको क्लियर है? सक्शन प्रोसेस क्या होती है, सक्शन प्रोसेस जिसमें आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है, एयर फिल्टर सप्लाई एयर टू द सिलेंडर, पिस्टन इज एट टीडीसी एंड मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, एयर इनटेक टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। और जब आपका पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट टीडीसी से बीडीसी की तरफ हो रहा है तो वॉल्यूम, पहले इतना वॉल्यूम था क्लियरेंस वॉल्यूम, जब पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा तो कौन सा वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, स्वेप्ट वॉल्यूम। और पिस्टन का वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सक्शन प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज इंक्रीजेस बट प्रेशर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जिस प्रेशर पर फिल्टर में एयर होगी उसी प्रेशर पर वो सिलेंडर के अंदर आती है। So we assume that the pressure and temperature of atmospheric air is constant. This process is known as a suction process. Clear है सबको? क्लियर है? आगे बढ़ूं? जब हम Yes मैम। कंप्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो फिर से हम ये लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और हमें क्या मेंशन करना पड़ता है कि जो आपका इनलेट वाल्व होगा अब वो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो हम सी मेंशन करते हैं फॉर क्लोज, एज वेल एज जो एग्जॉस्ट वाल्व था वो आपका पहले से क्लोज था, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। बीच में क्या लगा होता है आपका फ्यूल इंजेक्टर। अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पिस्टन को कहाँ शो करेंगे, बीडीसी पे, क्योंकि पहले स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर से नीचे आ चुका था। अब यहाँ पर जब हम वर्क करते हैं तो अब आपका क्या होता है, जब पिस्टन बीडीसी पर होता है और यहाँ पर क्या भरी होती है, सिर्फ एयर, दोनों वाल्व क्लोज है, मतलब एयर अब बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकती है। अब जब पिस्टन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इट मीन्स जब पिस्टन आपका बीडीसी से कहाँ मूव करता है, टीडीसी की तरफ, तो धीरे धीरे वॉल्यूम क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा। और किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है, क्लोज चैम्बर है, क्योंकि दोनों वाल्व क्लोज है, तो अभी ऊपर वाला चैम्बर कैसा हो गया, क्लोज चैम्बर हो गया। अब इस क्लोज चैम्बर में अगर एयर को कंप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा, अगर इस चैम्बर में एयर को कंप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा,
एयर का प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा ड्यू टू द कंप्रेशन प्रोसेस, ड्यू टू द डिक्रीज इन वॉल्यूम प्रोसेस। तो हम यहाँ पर जब इस प्रोसेस को करते हैं, इन कंप्रेशन प्रोसेस, हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले दोनों वॉल्व को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने से हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, ना ही मास का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो सिस्टम आइसोलेटिवली वर्क करता है, आइसोलेट की तरह बिहेव करता है। आइसोलेट की तरह बिहेव करने के बाद सिस्टम क्लोज हो गया, सिस्टम ने आपका नो हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। अब जब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो वॉल्यूम क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ड्यू टू द डिक्रीज इन वॉल्यूम, पिस्टन का जो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो अब आप लिख सकते हो कि इन कंप्रेशन प्रोसेस इन विच inlet valve and exhaust valve remain closed, piston moves from BDC to TDC. During this process, system behave like a isolated system. और जब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट BDC से TDC की तरफ होता है तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। ड्यू टू द डिक्रीज इन वॉल्यूम आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसका किसका, एयर का। अब क्योंकि अभी सिलेंडर के अंदर सिर्फ क्या थी, एयर थी, और आपने कंप्रेस किसको किया है, एयर को, तो किसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सिर्फ एयर का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि यही एक मेन पैरामीटर है इस प्रोसेस को समझने के लिए। जब भी हम डीजल साइकिल की वर्किंग करते हैं तो हम सिर्फ किसको कंप्रेस कर रहे हैं, एयर को। अभी हमारा फ्यूल की सप्लाई नहीं हुई है। तो सक्शन स्ट्रोक इन विच इनलेट वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, फ्यूल एयर अंदर आती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि पिस्टन टीडीसी से पीडीसी की तरफ आता है। इन कंप्रेशन प्रोसेस जिसमें दोनों वाल्व आपके क्लोज हो जाते हैं और आप पिस्टन को बैकवर्ड मूवमेंट करवाते हो, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करवाते हो। ड्यू टू दिस मूवमेंट तो आपका पिस्टन जब मूवमेंट ऊपर की तरफ करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है और एयर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता जाता है, आपका इंक्रीज होता जाता है। इतने में कोई डाउट है, इतने में किसी को कोई डाउट है? सुन भी रहे हैं कि नहीं? इतने में कोई डाउट है कंप्रेशन प्रोसेस में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आपका कंप्रेशन कंप्लीट होता है तो पिस्टन कहाँ पर आ जाएगा, टीडीसी पे। जब पिस्टन टीडीसी पर आ जाएगा, इस वॉल्यूम को कौन सा वॉल्यूम कहते हैं, हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या है, अंदर एयर है, और वो भी कौन सी एयर है, हाईली कंप्रेस्ड एयर। हाईली कंप्रेस्ड एयर का मतलब क्या हो गया, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। ये चीज़ क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है इसकी बर्निंग, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्यूल की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पहले हम क्या करते हैं, केमिकल को हीट में कन्वर्ट करते हैं। हीट में कन्वर्ट करने का मतलब है हम पहले फ्यूल को बर्न करते हैं, इग्निशन करते हैं, सो दैट द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ हीट एनर्जी, और उस हीट एनर्जी को हम फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझ लो, जब भी आप एक्सपांशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे तो एक्सपांशन प्रोसेस को 2 पैराग्राफ्स में लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पे मेंशन करोगे एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। आपका एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस पिस्टन कहाँ पर है, टीडीसी पर आ जाता है। ठीक है, आपके दोनों वॉल्व क्या रहते हैं, क्योंकि कंप्रेशन के केस में दोनों वॉल्व क्लोज थे, ये दोनों वॉल्व क्लोज रहेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अंदर यहाँ पर क्या है, एयर है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर हाई है। बीच में क्या लगाया हुआ था हमने, फ्यूल इंजेक्टर। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस हम फ्यूल को इग्नाइट कराते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम इग्निशन प्रोसेस को लिखते हैं, सेकेंड पार्ट में हम किसको लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। अब इग्निशन कैसे होता है,
क्योंकि अंदर कैसी एयर है, हाईली कंप्रेस्ड एयर है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि डीजल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है आपका, उस लिक्विड स्टेट वाले डीजल में अगर आप लिक्विड स्टेट वाले डीजल को इस एयर के अंदर वाटर की तरफ फ्लो करवाओगे, लिक्विड स्टेट में ही फ्लो करवाओगे, तो वो कभी भी बर्निंग कर पाएगा क्या? बर्निंग पॉसिबल है अगर लिक्विड स्टेट में इसको फ्लो करवाया जाए सिलेंडर के अंदर तो? मैं आप ही लोगों से बात कर रही हूँ बेटा, सुन भी रहे हो कि नहीं? Yes, ma'am. लिक्विड स्टेट में अगर सिलेंडर के अंदर डीजल को फ्लो करवाया जाए तो बर्निंग पॉसिबल है? नहीं है। Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट ये, बर्निंग पॉसिबल है? नहीं हो पाएगी ना। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि लिक्विड मटेरियल होता है या कोई भी लिक्विड फ्लूइड होता है, उसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में होने की वजह से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आता है और लिक्विड स्टेट में रहेगा तो उसकी हीट पूरी तरीके से डिसिपिएट हो जाएगी, पूरे मॉलिक्यूल्स में फैलेगी, तो वो कभी भी बर्निंग नहीं कर पाएगा। तो हम डीजल को यहाँ पर लिक्विड स्टेट में फ्लो नहीं करवा सकते। अब कॉन्सेप्ट ये है कि फ्यूल तो डालना है, फ्यूल डालने के बाद उसको बर्निंग भी करानी है, और फ्यूल को हम पहले से कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ पर डीजल के लिए फ्लो के लिए इंजेक्टर लगाया जाता है उसमें होल्स प्रोवाइड करते हैं, और ये होल्स आपके 2 to 8 तक के होल्स हो सकते हैं। कितने होल्स हो सकते हैं? सिर्फ 2 to 8 होल्स। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 होल्स किए हैं, इट मीन्स एक बार में कितनी ड्रॉप्स अंदर डालेगा? 2 ड्रॉप्स अंदर डालेगा। और जब ये 2 ड्रॉप्स अंदर डाली जाएंगी तो अंदर जो बर्निंग या हीटिंग सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और हीट गेन करने वाले पार्टिकल्स कितने हैं? ओनली 2। इट मीन जैसे ही ये 2 पार्टिकल्स ऑफ डीजल एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो क्या कर जाएंगे? बर्निंग कर जाएंगे। हाँ या ना? यस मैम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि अगर फ्यूल इंजेक्टर सिर्फ 2 ड्रॉप्स अंदर डालता है तो क्या इंजन केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, होल एनर्जी, कि आपका इंजन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए? हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई कर दिया है क्या? No, ma'am. नहीं हुआ। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम जब इंजेक्ट किया था फिर एक ड्यूरेशन दिया, उस पूरे ड्यूरेशन में बार बार क्या होता जाएगा? 2 ड्रॉप्स करके अंदर आती जाएंगी और बर्निंग प्रोसेस होती जाएगी। तो जिस पॉइंट पर हमने स्टार्ट किया था और जिस पॉइंट पर हमने फिनिश किया फ्यूल इंजेक्टर को या स्टॉप किया, उतने होल ड्यूरेशन में कंटिन्यूएशन में फ्यूल्स की क्या हो जाएगा? ड्रॉप्स अंदर आती जाएंगी। इट मीन्स हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो सप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे जितना भी फ्यूल अंदर आएगा उतना फ्यूल डीजल बर्न होता जाएगा ड्यू टू द कंप्रेस्ड एयर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसी वजह से, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर की वजह से आपका जो डीजल सप्लाई होता है वो इग्निशन कर जाता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को या इस इग्निशन प्रोसेस को कहा जाता है कंप्रेशन इग्निशन। क्या कहते हैं? कंप्रेशन इग्निशन। डीजल इंजन को कौन सा इंजन कहेंगे हम? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ड्यू टू द कंप्रेस्ड एयर प्रेशर टेम्परेचर, जो भी फ्यूल यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा उसको हम क्या कर देंगे? बर्न कराते जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो सबसे पहले पार्ट में आप ये लिखोगे, इन विच बोथ वॉल्व रिमेन क्लोज, पिस्टन इज एट TTC एंड फ्यूल इंजेक्टर सप्लाई फ्यूल इन अ स्प्रे फॉर्म। फ्यूल इंजेक्टर क्या कर रहा है? स्प्रे के फॉर्म में फ्यूल की सप्लाई करता है, जिससे कि जितना भी अमाउंट ऑफ फ्यूल स्प्रे फॉर्म में या ड्रॉप्स के फॉर्म में अंदर आता है वो कंटिन्यूएशन में क्या करता जाता है? बर्निंग प्रोसेस करता जाता है, इग्निशन प्रोसेस करता जाता है, एंड द केमिकल एनर्जी ऑफ अ डीजल इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। क्योंकि बर्निंग प्रोसेस हो रही है तो हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं? हीट एनर्जी में। और फ्यूल इंजेक्टर फॉर अ ड्यूरेशन ऑपरेट होता है, उसको एक टाइम दिया जाता है कि इतने ड्यूरेशन में वो इतनी बार स्प्रे करे ताकि आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीजल सप्लाई हो जाए सिलेंडर के अंदर और पावर जनरेट कर पाए। ये चीज़ क्लियर हो गई? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपको?
Yes, ma'am. अब जब फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया तो जब हमारी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो हम लिखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं हीट एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब जब यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस हो जाती है, बर्निंग गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो बर्निंग गैसेस या हॉट गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाने की कोशिश करती है, इंक्रीज करने की कोशिश करती हैं। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस होगी तो पिस्टन के ऊपर फ्लू गैसेस या हॉट गैसेस क्या करेंगी, अपना फोर्स अप्लाई करेंगी। फोर्स अप्लाई करेंगी तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। फ्लू गैसेस या हॉट गैसेस ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स F हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, पिस्टन का, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा आपको, वर्क डन। और यही वर्क डन क्या होता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी, जिसकी वजह से आपका पिस्टन का जिससे कि आपका व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। ड्यू टू द बर्निंग प्रोसेस हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होती हैं। ये हॉट फ्लू गैसेस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाती है। फोर्स लगाने की वजह से पिस्टन आपका डिस्प्लेसमेंट टीडीसी से कहाँ करता है, बीडीसी की तरफ करता है। जब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट टीडीसी से बीडीसी की तरफ होता है तो फ्यूल की केमिकल एनर्जी या जो डीजल की केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? Yes, ma'am. इतना सबको क्लियर हो गया कैसे आपका एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ। अब जब ये पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज। और अगर किसी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस पिस्टन कैन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, वॉल्यूम इज इंक्रीजेस एंड प्रेशर टेम्परेचर ऑफ अ फ्लू गैसेस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, एक्सपेंशन प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में लिखेंगे। पहला हम इग्निशन को डिफाइन करेंगे और दूसरा हम किसको डिफाइन करेंगे, एक्सपेंशन प्रोसेस को, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? सबको क्लियर है? बेटा रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है। जब आपका कंप्लीट हो जाता है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो जो अब गैसेस अंदर सिलेंडर के बची होंगी, पिस्टन कहाँ पर आ गया आपका, पिस्टन कहाँ पर आ जाता है एक्सपांशन के बाद, बीडीसी पर आ जाता है। अब इस बीडीसी पर जो गैसेस यहाँ पर बची हुई है वो अपनी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर चुकी हैं। अब आपके लिए ये गैसेस कैसी हो गई, वेस्ट गैसेस हो गई। अब इन वेस्ट गैसेस को क्या करना है, एग्जॉस्ट में, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कराना है। तो अब एग्जॉस्ट प्रोसेस में क्या लिखेंगे, जिसमें आपका एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन, जबकि इनलेट वाल्व क्या लिखेंगे, क्लोज ही रहेगा। जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा अब पिस्टन बीडीसी से कहाँ जाएगा, टीडीसी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो वेस्ट गैसेस है उनको पिस्टन क्या करेगा, फोर्स करेगा कि वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू कहाँ रिजेक्ट हो जाए, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाए। तो फोर्थ स्ट्रोक जिसमें कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और वेस्ट गैसेस को फोर्स आउट किया जा रहा है कि वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एग्जॉस्ट प्रोसेस। Exhaust process in which inlet valve is closed, exhaust valve is open, piston moves from BDC to TDC, volume is decreases and piston force the waste gases to remove into the atmosphere through exhaust valve. Clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डीजल इंजन कौन सा इंजन हो गया आपका, कंप्रेशन इग्निशन इंजन हो गया, जिसमें फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू आप फ्यूल की सप्लाई करवाते हो और वो कंप्रेशन इग्निशन की कंप्रेस्ड एयर की वजह से इग्निशन प्रोसेस होती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जबकि पेट्रोल इंजन को क्या कहते हैं, स्पार्क इग्निशन, क्योंकि वहाँ पे जो इग्निशन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पार्क प्लग के थ्रू होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, स्पार्क इग्निशन इंजन। इसको क्या कहेंगे हम, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कई क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए वो बोल देता है कि राइट डाउन द वर्किंग ऑफ
फोर स्ट्रोक CI इंजन। CI इंजन का मतलब क्या हो गया, वो डीजल इंजन हो गया। अगर वो SI इंजन लिख देता है तो कौन सा इंजन हो जाता है, पेट्रोल इंजन। कई बार वो पेट्रोल और डीजल लिखते हैं, कई बार वो CI और SI इंजन लिखते हैं। तो आपको उसके बीच में डिफरेंस का पता होना जरूरी है कि अगर CI इंजन है तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, वो हमेशा डीजल इंजन के लिए होगा। अगर SI लिखा हुआ है तो वो हमेशा पेट्रोल इंजन के लिए होगा, क्योंकि वो कौन सा इंजन होगा, स्पार्क इंजन होगा। ठीक है। फिर लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ता है, यूज लिखना पड़ता है। तो हम इसका यूज कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, हैवी लोडेड व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज हो गया आपका ऑटोमोबाइल में। तो आपने आज क्या पढ़ा, वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। इतने में किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, सबको ma'am. क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर हो गई चीज? तो आज आपने पढ़ा है फोर स्ट्रोक वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। आपके वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बेसिस पे मेरे को साइकिल करवानी है, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, जो हम ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। तो कल की क्लास में मैं आपको पहले ऑटो साइकिल एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद हम डीजल साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग सबको आती है? फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग सबको आती है, हाँ या ना? यस मैम। सबको पता है ना फोर Yes, स्ट्रोक ma'am. पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है? एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। Yes, ma'am. मैं आपको नोट्स, क्योंकि नोट्स भेजने पड़ेंगे तो मैं आपको टाइमली नोट्स भेजती जाऊंगी, सो दैट आप इसके अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइएगा। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसके नोट्स बनाते जाइए। कॉपी आपकी क्लास पे सबमिट होगी। मैं ऑफलाइन क्लास में पहले भी बता चुकी हूँ आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है। जो क्लास वर्क कॉपी होगी आपकी, नोट्स कॉपी, वो आपको सबमिट करनी है। ट्यूटोरियल, असाइनमेंट और यूनिट टेस्ट आपको सबमिट करने हैं। मिड सेम आपको सबमिट करने हैं। उन्हीं के बेसिस पे आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। ठीक है। और मैनुअल में आपको BME का Yes, मैनुअल ma'am. पहले ही मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। सभी लोग BME के लिए प्रैक्टिकल फाइल बना लीजिए। प्रैक्टिकल फाइल आपकी फिजिक्स जैसी फाइल जो होती है, फिजिक्स की जो फाइल होती है जिसमें इंडेक्स बना होता है और पूरा एक पेज प्लेन और एक पेज आपका लाइनिंग वाला होता है, वो वाली कॉपी बनानी है। मोटी कॉपी बनाइएगा, सो दैट टायर एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए। लिखने का काम अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न वर्क बहुत ज़्यादा है बेसिक मैकेनिकल में, एज वेल एज डायग्राम भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी से आप लिखने का काम स्टार्ट कर दीजिए, ताकि लास्ट में आपको परेशानी ना हो, सबमिशन के टाइम पर आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि बिना डायग्राम के, बिना लिखी हुई फाइल को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। सारे डायग्राम, सारे रिटर्न वर्क आपका टायर एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट होना कंपलसरी है। यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, मिड सेम, इनके लिए अभी सेशनल पेजेस खरीद लीजिए। सेशनल पेजेस में आपको लिखना है, जो सागर इंस्टीट्यूट वाले सेशनल पेजेस होते हैं वो ले लीजिए। जिन जो भोपाल में है या जो अभी गए नहीं हैं घर, वो पहले सेशनल पेजेस ले लीजिए बल्क में, सो दैट जो भी सबमिशन हो वो आप उन सेशनल पेजेस में कर पाओ। इतनी चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करनी होंगी। मेरी क्लास का टाइम जो डाला हुआ है उसके 10 मिनट्स तक ही मैं एंटर करूँगी, उसके बाद मैं एंट्री प्रोवाइड नहीं करूँगी। 10 मिनट तक ही आपको अलाउड होगा कि आप ज्वाइन कर पाओ जूम मीटिंग, उसके बाद मैं आपको एंटर नहीं करूँगी। आप वेटिंग रूम में ही वेट करते रह जाओगे। इसलिए टाइम पर पंक्चुअल रहिएगा। जो भी क्लास होगी उसका टाइम आपको पहले से बता दिया जाएगा, तो टाइम पर आएंगे ताकि मैं क्लास टाइम पर कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है। इतने में कोई डाउट है किसी को? कर लोगे आप इतनी चीज़ें? सबको क्लियर हो गया क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करना है? अगर कोई डाउट है तो आपका BME वाला ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। बाकी की कोई गॉसिपिंग उस ग्रुप पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज आपको गॉसिपिंग के लिए वो ग्रुप यूज़ नहीं करना है। उससे मैं आपको सारे जितने भी आपके नोट्स होंगे वो सारी चीज़ें उसी पे प्रोवाइड करूँगी। इसलिए गॉसिपिंग नहीं करना है, ताकि आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी इधर उधर ना हो जाए। ठीक है। तो वो सिर्फ हमारे मीडिएटर ग्रुप रहेगा, जिसमें हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होगा, नोट्स होंगे, वो मैं आपको उस ग्रुप पे सेंड करती जाऊँगी। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। देन आज के लिए इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल। Okay, ma'am.
Okay. Thank you, ma'am. Okay. Okay, ma'am.